Good morning. Today is 28th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है आईएसआईएस की मौजूदगी हमारे देश भारत में। गुजरात एटीएस ने 2 आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए हैं इस न्यूज़ में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नीचे का जो आर्टिकल है ये है ऑस्कर जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मूवीज़ के लिए। ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों अवार्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू हम इसमें डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास से रिलेटेड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो ये नहीं है, फिर भी 4-5 जो पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मिडिल क्लास कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है। नीचे का जो आर्टिकल है ये नोटा से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव। ये हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये अखिलेश भैया के बारे में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, राजनीति से रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ का जो आर्टिकल है सोलर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल है। भारत और यूएस के बीच में जो डब्ल्यूटीओ में सोलर डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड है, इसे हम डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए एक आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है आईएसआईएस की मौजूदगी भारत के अंदर में। गुजरात ने 2 सस्पेक्टेड आईएसआईएस के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा पिछले दिनों एक खबर निकल के आई कि केरला से जो 21 लोग गायब हो गए थे, ऐसा संदेह जताया जा रहा था कि वो गायब हुए लोग आईएसआईएस के पास में चले गए हैं और उनके मिलिटेंट्स में शामिल हो गए हैं। अब उनमें से उन 21 गायब हुए लोगों में से एक व्यक्ति है वो ड्रोन अटैक में मारा गया। पाकिस्तान में ये यूएस द्वारा ड्रोन अटैक संचालित किया गया और उसमें 21 गायब हुए लोगों में से एक व्यक्ति मारा गया। यानी हमारा संदेह बिल्कुल सच था कि वो गायब हुए लोग अब आईएसआईएस के पास चले गए हैं। अब दोनों घटनाएं यह बताती हैं कि देखिए किस प्रकार से हमारे देश में है वो। आपने देखा होगा कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान में एक सूफी श्राइन पे अटैक हुआ था, आईएसआईएस ने दावा किया था कि हमने वो अटैक किया है। बांग्लादेश में भी काफ़ी अटैक्स हुए और श्रीलंका में भी एक प्रकार से दावा किया गया आईएसआईएस के द्वारा कि हम वहाँ पे अब हमने हमारा ग्रुप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। अब भारत देश में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं या फिर इस प्रकार की जो वाक्य सामने आ रहे हैं, तो कम से कम हमारे लिए भी एक चिंता का विषय हो गया है। लेकिन अगर देखिए हम पूरी पिक्चर को एक्सप्लोर करके देखें तो फिर भी एक प्रकार से जितना आईएसआईएस बाकी दूसरे देशों में है उस हिसाब से हमारे देश में अभी भी इतना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा उसके लिए काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि देखिए हमारा जो भारत देश है उसमें मुस्लिम्स जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की दूसरे तीसरे नंबर पे है, शायद पहले नंबर पे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिर भारत, ऐसा कुछ है। मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे है मुस्लिम्स की जनसंख्या हमारे भारत देश में पूरे वर्ल्ड का अगर हम काउंट करें तो ऐसे। अब देखिए हमारा जो इस्लाम है, हमारे देश में जो इस्लाम है वो रेडिकल इस्लाम नहीं है, वो एक तरह से सामंजस्य है, सभी को साथ लेके चलने वाला इस्लाम है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। और भी काफ़ी कारण हैं। हमारे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी तरह के राइट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 है और इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डीपीएसपी में है और इसे इम्पोज नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि संविधान के बाद में नेहरू ने उस टाइम पे यूँ कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक कि खुद से सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो जाती। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं सभी धर्मों को। उसके अलावा देखिए हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं और भी काफ़ी साइंटिस्ट हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इवन जो लोन वोल्फ अटैकर्स हैं, जैसे अब जितने हमारे देश में लोग पकड़े गए हैं, हमने एक इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुमान लगाया कि 58 लोग ऐसे हैं हमारे देश से जो आईएसआईएस के पास में जाकर सीरिया और इराक में वहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं। जबकि यही आंकड़ा अगर आप यूके की बात कीजिए तो यूके से 760 लोग वहाँ से जाकर आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। तो काफ़ी कम आंकड़ा है हमारे देश में। फिर भी हमें देखिए काफ़ी चीज़ें करनी है, वो हम देखते हैं आर्टिकल में क्या करने हैं। तो ये है कि देखिए कुछ हैंडफुल यूथ ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पे जो आईएसआईएस की स्ट्रेटजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और रिसेंट पिछले कुछ महीनों की बात करें तो काफ़ी राज्यों जैसे कि केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यहाँ से जो है सस्पेक्टेड आईएसआईएस के टेररिस्ट पकड़े गए हैं और एक तरह से इनको सपोर्ट मिलता है फॉरेन जिहादिस्ट से। और अभी आपने देखा होगा, देखिए इनकी मेथोडोलॉजी कैसे रहती है, कैसे ये रिक्रूट करते हैं इंटरनेट से। तो ये ऐसे रिक्रूट करते हैं, देखिए पहले ये कुछ आप कह सकते हो प्रोपगेंडा वाला मटेरियल शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर पे, कुछ ऐसी मॉर्फ पिक्चर्स या फिर कुछ ऐसी पिक्चर्स जिसको विकृत किया गया है, जिसको घुमा फिरा के दिखाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए हमारी कम्युनिटी के खिलाफ में कितना अत्याचार हो रहा है। फिर देखिए इसको सर्कुलेट करते हैं ये इंटरनेट पे जो प्रोपगेंडा फैलाने वाले या फिर जो आईएसआईएस के लिए रिक्रूट करने वाले जो लोग होते हैं। फिर ये देखते हैं कि किन किन लोगों ने इन पिक्चर्स को लाइक किया,
पूरी रिसर्च करते हैं जिन जिन लोगों ने लाइक किया, फिर देखते हैं वो दोबारा और ज़्यादा एग्रेसिव पिक्चर शेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन दोबारा से दोबारा लाइक कर रहा है, फिर बार बार ये पैटर्न देखते हैं कि जो बंदा बार बार लाइक कर रहा है फिर उससे वो फेसबुक के थ्रू, मैसेज के थ्रू संपर्क करते हैं और बताते हैं कि देखिए कितना गलत हो रहा है। फिर आगे आगे बातचीत जाती है, तो आप कुछ करना चाहते हो कम्युनिटी के लिए, इस प्रकार से फिर उनकी विजिट इंश्योर की जाती है और फैसिलिटेट की जाती है कि आप लड़ सकते हो ईरान के पास, इराक या फिर सीरिया में आकर ISIS के लिए। अगर कुछ लोग इनकार करते हैं कि नहीं हम वहाँ पे नहीं आ सकते, तो ये कहते हैं कि ठीक है आप अपने देश के अंदर ही अटैक कीजिए। आपने देखा होगा कि जो लोन वोल्फ अटैक होते हैं, ये लोन वोल्फ अटैक यानी अकेला भेड़िया, अकेला भेड़िया मतलब भीड़ की शक्ल में ये लोग होते हैं। लोन वोल्फ अटैक करने वाले जो होते हैं ये आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, इनको किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे आपने देखा होगा नाइस में अटैक हुआ, फ्रांस के शहर नाइस में अटैक हुआ, बर्लिन में अटैक हुआ, पेरिस में। बर्लिन में जो अटैक हुआ उसका पैटर्न क्या था, एक आतंकवादी ने क्या किया, एक आतंकवादी ने ट्रक लिया किराए पे और भीड़ में वो ट्रक एक प्रकार से वो ले गए और काफ़ी निर्दोष लोगों की जानें गई वहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या लगा, मतलब एक लोन वोल्फ अटैक था ये। अब इस तरह के अटैक को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए स्लीपर सेल चलते हैं आतंकवादियों को, तो कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों पर वो फ़ोन पे आ जाते हैं। पुलिस वाले जब मॉनिटरिंग करते हैं तो पता लग जाता है कि देखिए ये स्लीपर सेल चल रहा है पाकिस्तान का। अब लेकिन लोन वोल्फ तरह की जो अटैक होती है कि ऐसे लोगों द्वारा अटैक किया जाना जो सिर्फ आइडियोलॉजी से प्रभावित है। अब पुलिस के लिए यह पता लगाना तो बहुत मुश्किल है ना किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन किस आइडियोलॉजी से कैसे पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब इस तरह के लोन वोल्फ अटैक करने के लिए तो हथियारों की आवश्यकता भी नहीं है। नाइस में और बर्लिन में जो अटैक हुआ वो ट्रक की सहायता से हुआ। तो इस प्रकार से ये लोन वोल्फ अटैक के खतरे हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है हमारे गुजरात से जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं वो भी लोन वोल्फ अटैक करने की फिराक में थे, यानी इनको कोई रिसोर्सेज नहीं मिले ISIS से, ये अपने आप से रिसोर्सेज अरेंज करके किसी तरह का अटैक करने की फिराक में थे। अब इस प्रकार से ये फैसिलिटेट करते हैं विजिट। अब बात आती है कि 2 तरह की टैक्टिक्स होती है, ये हमने डिस्कस करी कि एक टैक्टिक्स तो ऐसे होती है कि वो बुलाते हैं जो आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं कि आप इराक या सीरिया में आके लड़िए। दूसरी स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि आप अपने देश में ही, अगर आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने देश में ही जो इनके खलीफा है बगदादी जिन्होंने अपने आप को घोषित किया था, इसके प्रति आप अपना समर्थन दीजिए, एलिजियंस घोषित कीजिए और फिर आप अपने देश में ही अटैक कीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं ISIS अपने आतंकियों को, अपने जो लड़ाके हैं उनको। लेकिन फिर भी हमारा जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो लार्जली इंसुलेटेड रहे इस तरह की बातों से और काफ़ी स्मॉल प्रेजेंस रही। जैसा हमने डिस्कस किया था कि कितने लोगों ने ISIS ज्वाइन करी, तो हमारे देश में इसका नंबर सिर्फ 23 था और UK में इसका नंबर है 760, US में भी इसका नंबर है 150। तो कम से कम ये देखिए इस प्रकार से वो अपनी ट्विटर या फिर फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं और फिर शेयर करते हैं प्रोपेगेंडा वगैरह। अब देखिए ISIS जो है बाकी आतंकवादी ग्रुपों से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि देखिए ये बाकी जो आतंकी ग्रुप्स होते हैं वो तो अल-कायदा या फिर जो लश्कर-ए-तोयबा है वो अपनी रिक्रूटमेंट जो करते थे वो मदरसा वगैरह से करते थे। लेकिन ये जो है टोटली इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है इंटरनेट से। हमने अभी वो डिस्कस किया फेसबुक से कैसे ये रिक्रूट करते हैं, लाइक्स देख के, बाद में मैसेज से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं। और अब ये देखिए इनका जो एक्सपेंशन है वेस्ट एशिया से बढ़ के अब साउथ एशिया में भी लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया, इराक में ये ऑलमोस्ट हार चुके हैं, मोसूल ये हारने वाले हैं ISIS वाले, और जो बस इनके पास एक सिटी बच जाएगा फिर राका है सीरिया के अंदर में। तो अब मिडिल ईस्ट से ये खत्म हो जाएंगे, तो कम से कम आप देखिए अब इनको यूँ लगता है कि कहीं और एक्सपेंड किया जाना चाहिए, कम से कम जो इनकी आइडियोलॉजी है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए ये साउथ एशिया में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इसीलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। और ये बात है कि हमारे देश में जो है ISIS क्यों नहीं आया, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो बताइएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस हैं, हमारा जो इस्लाम है वो सामंजस्यपूर्ण है, मतलब वो इतना ज़्यादा रेडिकल नहीं है, मॉडरेट इस्लाम है जो हमारे देश में इस्लाम प्रीच किया जाता है। और आगे देखिए वे फॉरवर्ड में ये आता है कि हमें एक प्रकार से, लेकिन फिर भी हमें चाक चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे काफ़ी ऐसे अटैक्स हुए जिनको ISIS ने क्लेम किया कि हमने वो अटैक्स करवाए। इसलिए हमें भी कहीं ना कहीं चौकस रहने की आवश्यकता है। हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनको भी काउंटर टेरर जो ऑपरेशंस वो चला रही हैं वो जारी रहने चाहिए, जिस प्रकार से गुजरात में चलाया गया अभी। और एक बेटर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए स्टेट के बीच में और मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं उनके बीच में भी, क्योंकि देखिए और
ये अगर एक प्रकार से ये सारी जो आइडियोलॉजी फैलती है ना, ये ट्रस्ट के नाम पे फैलती है, विश्वास के नाम पे फैलती है। लोग भड़काते हैं, भड़काने वाले भड़काते हैं, जैसे बगदादी जैसे लोग जो आईएसआईएस वाले हैं। और अगर प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं, अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस में रखा जाए हमारे देश में सभी कम्युनिटीज़ को, तो एक प्रकार से ऐसी घटनाएं कभी होगी ही नहीं। तो और दूसरी तरफ डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम भी चलाने की आवश्यकता है। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम ये यूरोप में चलाए गए थे और काफ़ी सफल ये हुए थे। और हमारे देश में भी कुछ गवर्नमेंट जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र में चलाए गए थे। तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। तेलंगाना में लोकल इस तरह के जो पोटेंशियल एरियाज थे वहाँ पे एक प्रकार से कम्युनिटी सेंटर्स चलाए गए थे, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया था। बीट कॉन्स्टेबल्स को काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप नज़र रखिए, आप पूछताछ करिए, अगर कुछ भी कोई भी सस्पेक्ट सामने आता है तो एक प्रकार से देखिए ये तरह के ना डोमिनो इफेक्ट काफ़ी होता है। तो एक बार बढ़ने लगे तो काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इनको निप इन द बड, निप इन द मड का मतलब होता है जड़ से बढ़ने से पहले ही इनको उखाड़ फेंकना काफ़ी ज़रूरी है, इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन जैसी चीज़ों को। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल है ऑस्कर से रिलेटेड चीज़ें। अब देखिए ऑस्कर्स जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए गए, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और यूपीएससी में आमतौर पे ये क्वेश्चंस तो नहीं आते कि ऑस्कर अवार्ड किसने जीता, ये तो बैंक या फिर एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। फिर भी अब 30 सेकंड में जल्दी से देख लेते हैं किन किन को मिला। बेस्ट पिक्चर का मिला मूनलाइट को, बेस्ट मूवी है ये मूनलाइट है। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो मिला डेमियन साजेले, ला ला लैंड। और बेस्ट एक्टर है कैसी एफ्लेक, मैनचेस्टर बाय द सी। मूवीज़ पता नहीं है, मैंने देखी नहीं मूवीज़, तो देखी मतलब पता होना चाहिए। वैसे हिंदी मूवीज़ होती तो कुछ पता होता किस बारे में है, दंगल पहलवानी के बारे में है, ये तो पता भी नहीं है। मूनलाइट किसके बारे में है, ये किसके बारे में है। आगे क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस है ईमा स्टोन, ला ला लैंड, ये भी। अब ये काफ़ी सारी हैं, इतने तो याद रखने की आवश्यकता है नहीं। बेस्ट एनिमेटेड को किसको मिला, पढ़ लेना एक बार, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं पूछते ये आमतौर पे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए एक जो साइड में आर्टिकल है वो ये लिखा गया है, ऑस्कर जो पुरस्कार होते हैं वो दावा किए जाते हैं कि पूरी दुनिया के मूवीज़ को दिए जाते हैं। नहीं मैटर करता चाहे वो मूवी श्रीलंका की है, सोमालिया की है, यूएस की है या ब्रिटेन की है, अगर मूवी अच्छी है तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाएगा। जो कि कहने के लिए सही है लेकिन बिल्कुल गलत है। यस, नहीं दिया जाता दूसरे देशों की मूवीज़ को, ये सिर्फ दिया जाता है आमतौर पे। एक एनालिसिस में बात सामने आई कि यूएस और ब्रिटेन की मूवीज़ को एक बाफ्टा अवार्ड होता है, ये बाफ्टा अवार्ड होता है जो ब्रिटेन वालों का होता है, ये ब्रिटिश अकेडमी कुछ है। अब देखिए ये दोनों बातों में एक सामने आई कि यूएस की मूवीज़ को सबसे ज़्यादा ये पुरस्कार मिला। नॉमिनेशन में भी सबसे ज़्यादा मूवीज़ हुई नॉमिनेट की। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोग कह सकते हो कि यूएस की मूवीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन देखिए बात ये सोच के समझिए ना, अब नॉमिनेशन जो होता है वो इनका 70% होता है, फिर भी 70% नॉमिनेशन में भी 80% मान लीजिए अगर कोई कहे कि 70% नॉमिनेशन हुआ, उसमें से भी जो 80% मूवीज़ ने जीता वो यूएस की मूवीज़ ने जीता, ये तो बिल्कुल सच नहीं हो सकता ना। तो एनालिसिस ये दर्शाता है कि साफ साफ जो यूएस की मूवीज़ हैं उनको ज़्यादा ये पुरस्कार मिलता है और एक प्रकार से भेदभाव होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर कोई मूवी अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, मैनिफेस्ट करती है, एग्जाम्पलीफाई करती है, तो भी संभावना ज़्यादा है कि उस मूवी को पुरस्कार मिलेगा। अब काफ़ी बार ऐसा भी लगा, देखिए हमारी लगान मूवी गई थी, लगान मूवी को नहीं मिला था, आखिरी 5 में गई थी। और आरोप लगते रहते हैं, हर साल ऑस्कर पर आरोप लगते हैं कि काफ़ी भेदभाव होता है। अमेरिका जैसे जो मुल्क है जहाँ पे ये मतलब उनकी मूवीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो बस 2-3 बातें याद रखना आप। अगला जो आर्टिकल है पाकिस्तान की मिडिल क्लास से रिलेटेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसलिए इसे जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। नोट्स मत बनाना, इसके नोट्स जो इसमें है वही देख लेना। देखिए ये आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान अब एक कुछ लोगों में ऐसी परसेप्शन है कि अभी भी पाकिस्तान जो है रूरल इकोनॉमी है, फ्यूडल लॉर्ड्स अभी भी हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है अभी काफ़ी ग्रो कर गई है और वहाँ की जो इकोनॉमी है अभी रूरल से काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए, अर्बन इकोनॉमी पाकिस्तान की हो गई है। तो इसी बारे में कुछ चीज़ें हम देखते हैं। अब पाकिस्तान में देखिए इन चीज़ों पे तो काफ़ी रिसर्च हुई है, मिलिट्री पर काफ़ी रिसर्च हुई है, मिलिट्री का क्या रोल रहता है, मिलिट्री का कितना दबदबा है सरकार को चलाने में, इवन जुडिशरी पे भी काफ़ी रिसर्च हुई है और मीडिया पे भी हाल फिलहाल में काफ़ी रिसर्च हुई है। नहीं हुई तो पाकिस्तान के मिडिल क्लास पे तो यह कह पाना तो मुश्किल है कि यह एस्टिमेट लगा पाना मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो कैसे काम कर रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी उनकी संख्या है। आमतौर पर देखिए जो मिडिल क्लास का पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है कंज्यूमर गुड्स पे। अब मिडिल क्लास देखिए, अब मैकडोनल्ड है या फिर ये सारी चीज़ें हैं,
ये सारी चीज़ें अब मिडिल क्लास ही तो करती है। अब KFC में, मैकडोनल्ड में, डोमिनोज में, पिज़्ज़ा हट में, ये सारी मिडिल क्लास जाती है वहाँ पे। अब जितने प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं इस तरह के, तो इससे पता आसानी से लगाया जाता है कि मिडिल क्लास हमारी काफ़ी स्ट्रोंग है। उनकी मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारी तो है ही। अब देखिए, और लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कंज्यूमर गुड्स से, ये तो हुई एक डायमेंशन, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी डायमेंशन है कि मिडिल क्लास का पता लगाना हो तो ना सिर्फ कंज्यूमर गुड्स से बल्कि पॉलिटिकल एस्पायरेशन से भी मिडिल क्लास का पता लगाया जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पे कहें तो देखिए 2014 में हमारे जो मोदी जी हैं काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते, 282 सीट्स आई बीजेपी की। तो ऐसा कहा गया कि जो नरेंद्र मोदी की जो जीत हुई है वो मिडिल क्लास के कारण हुई है। मिडिल क्लास जो है एस्पायरिंग क्लास है, एम्बिशियस क्लास है, काफ़ी कुछ चाहती है, जॉब्स चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, अपने विचारों को खुल के रखती है। इसी प्रकार से एक प्रकार से दिल खोल के वोट दिए नरेंद्र मोदी को मिडिल क्लास से, जिनसे उनकी जो जीत थी काफ़ी बड़ी हो गई। और उसी प्रकार से ये अभी कुछ और डेटा यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये तो पाकिस्तान का है। कहने का मतलब ये इस पूरी स्लाइड में यही कह रहे हैं कि 42% पाकिस्तान है वो अपर मिडिल क्लास है, और लिटरेसी रेट से पाकिस्तान में 60% है, और 70% पाकिस्तान अब अर्बन में रहते हैं। बस 3-4 बातें हैं, 70% अर्बन में रहते हैं, और उसके बाद में है 60% है वो लिटरेसी रेट्स है। भूल जाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी कंजर्वेटिव क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए और पहले एक ही देश थे। आज ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव है, इतना ज़्यादा रेडिकलाइज है पाकिस्तान, रह रह के वहाँ पे बॉम्ब अटैक्स हैं वो होते रहते हैं, वहाँ की सोसाइटी है वो आज भी कंजर्वेटिव है। जबकि इंडिया जो कि पहले पाकिस्तान और इंडिया एक थे, आज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र कंट्री है। कुल मिला के जितना भी आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलते रहे, फिर भी जो लिबर्टी हमारे देश में है, पूरे साउथ एशिया देख लीजिए आप, भारत पूरा साउथ एशिया से आप कवर करेंगे तो पाकिस्तान में लोकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप, एक पार्टी का रूल है। पाकिस्तान में तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं वो गायब हो जाते हैं। श्रीलंका में भी एक प्रकार से काफ़ी विवाद रहता है। तो पूरे इस साउथ एशिया के अंदर में भारत है एक मोती की तरह लहरा रहा है। हमने अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं काफ़ी अच्छे दिए हैं। अब बात यह थी कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए पाकिस्तान में ये इस्लाम इतना ज़्यादा रेडिकल इसलिए हो गया, सऊदी अरेबिया है, ये बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई चलती है मिडिल ईस्ट के अंदर में, समझ गए। दोनों के बीच में लड़ाई इसलिए है क्योंकि मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर में है। सुन्नी जो कम्युनिटी है इस्लाम के अंदर में, उसकी लीडरशिप का दावा करता है और है सऊदी अरेबिया, और जो शिया कम्युनिटी है इस्लाम की उसका लीडर है ईरान। तो इन दोनों के बीच में मुस्लिम धर्म के लेके आधिपत्य को लेके कि हम जो है वो सबसे मुख्य मुस्लिम कंट्री हैं, मतलब जो मुस्लिम राइट्स की रक्षा करते हैं, इनके बीच में एक होड़ चली थी, एक तरह से प्रॉक्सी वार चला था। अब सऊदी अरेबिया को यूं लगता था कि पाकिस्तान इतना बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है 1947 के बाद में वो ईरान के पाले में ना चला जाए, इसलिए सऊदी अरेबिया ने काफ़ी फंडिंग देनी स्टार्ट कर दी पाकिस्तान को, ताकि वो रेडिकलाइज रहे पाकिस्तान और वो हमारे पाले में रहे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इस्लाम है वो रेडिकल रहे। तो ये एक मुख्य कारण है कि जो ये सऊदी अरेबिया की फंडिंग रही यहाँ पे मदरसों में, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, आमतौर पे देखिए मिडिल क्लास होती है वो ज़्यादा, आमतौर पे कहीं भी देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, आमतौर पे मिडिल क्लास वो ज़्यादा धार्मिक होती नहीं है, एक तरह से बिल्कुल ओपन विचारों वाली होती है मिडिल क्लास, क्योंकि टीवी वगैरह से देख के ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का टाइम है तो वेस्टर्न विचारों से प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो आज भी कंजर्वेटिव है, वो इंटॉलरेंट है, वो लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रो कैपिटल की तरफ में है, जो कि हर ग्लोबलाइजेशन कंट्री में होता है, ग्लोबलाइज्ड कंट्री में होता है। और वहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, इंटरनेट से गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, और काफ़ी जो स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेशंस है उसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धर्म के मामले में वो आज भी रेडिकलाइज हैं, समझ गए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान जो है वो इतना रेडिकलाइज क्यों है जबकि इंडिया नहीं है, तो ये बातें हैं थोड़ी। और देखिए वैसे काफ़ी कुछ हुआ इसमें, डिस्कस करने का तो काफ़ी कुछ है, थोड़ा और मैं आपको बताऊं तो ये जिया उल हुक आए थे, ये शायद वही थे, हाँ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी आर्मी में भी धर्म के नाम पे काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन कर दिया था। उसके बाद में उनको यही पढ़ाया जाता है, इंडिया के खिलाफ में नफरत उनको पढ़ाई जाती है पाकिस्तान के अंदर में, और इसी वजह से उनका जो आर्मी का एक तरह से जो सर्वाइवल है वो इसी बात पे है। अगर
इंडिया के खिलाफ में वो डर ना दिखाएं तो आर्मी की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है पाकिस्तान के अंदर में। इसलिए वो अपनी इंपॉर्टेंस को साबित करने के लिए आर्मी वाले पाकिस्तान के अंदर में बार बार इंडिया का डर दिखाते हैं। वो कहते हैं देखिए इंडिया अटैक कर देगा, हमें पावर दीजिए, या फिर वो असर्ट करते हैं अपने आप को। इसलिए लोग भी उनका साथ देते हैं, उनको लगता है कि आर्मी है वो बचा सकती है इंडिया से, जबकि वो एक नैरेटिव तैयार किया गया है, इंडिया के खिलाफ में नफरत पैदा की गई है पाकिस्तान के अंदर में। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसका वे फॉरवर्ड भी है, वे फॉरवर्ड कुछ काम का है नहीं वैसे। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो आइडियोलॉजिकल फर्मेंट ट्रांजिशन है वो बदल रही है, और एक बात ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है ना वो उल्टा चलती है, जैसे हमने पहले कहा वर्किंग क्लास के साथ में वो नहीं अलाइन होती। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो अपना गठबंधन करती है जो कैपिटल लैंड ओनर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसीलिए वो मिलिट्री पर प्रेशर नहीं डाल पाती। और इनका तो खुद का ही जो कैपिटल लैंड ओनर्स जिनके साथ में ये मिडिल क्लास वाले समझौता करते हैं, उनका खुद का ही लिंक मिलिट्री के साथ में है, इसलिए एक तरह से वो प्रेशराइज नहीं कर पाते, मिलिट्री पे कोई प्रेशर नहीं होता कि वो आतंकवादी गतिविधियां वो जो प्रमोट करते हैं इंडिया के खिलाफ उसको रोकें। अगला जो आर्टिकल है हमारा ये है नोटा के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देखिए नोटा की शुरुआत क्या हुई। नोटा सबसे पहले तो देखिए होता क्या है। नोटा ये होता है जो ईवीएम मशीन होती है जिसके तहत वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, इसमें एक ऑप्शन ऐसा नन ऑफ द अबव का, यहाँ पे देखिए नन ऑफ द अबव, इससे तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यूपीएससी के प्रीलिम के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस नन ऑफ द अबव से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी तंग करते हैं, काफ़ी दुख देते हैं वो क्वेश्चंस। अब देखिए अब नन ऑफ द अबव इसलिए आया था कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप किसी से भी संतुष्ट नहीं हो, आपको नहीं लगता कि इनमें से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कोई भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, आपके हल्के के लिए डेवलपमेंट विकास कर सकता है, तो आप नन ऑफ द अबव को वोट दीजिए, यानी आप इस ऑप्शन को चुनिए, यानी आप किसी को भी वोट नहीं दे रहे हो। अब ये आया कहाँ से? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया। एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, 2003 के केस में आया था। अब देखिए कई बार ये होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है ना, अगर आपको याद रह जाता है तो काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है, मतलब एक एक। अब वहाँ पे आपको कुछ बात याद नहीं आ रही है लेकिन आंसर्स में आपने ये कोट कर दिया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, तो काफ़ी वैल्यू एडिशन इसका हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे एग्जामिनर्स होते हैं जो अपनी कॉपीज चेक करते हैं, उनके पास में कुछ कीज़ होती हैं। कीज़ मतलब कोट करने होते हैं हमें कुछ चीज़ें, एक नंबर बढ़ता जाता है डायमेंशन का, तो हमने ये कोट कर दिया तो इसका मतलब हमने जुडिशरी का व्यू कोट कर दिया। समझ गए? मतलब इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे तो आंसर वो रह जाएगा, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। वो किसी ने कई बार और किसी डायमेंशन में कवर हो जाता है। मान लीजिए आपने केस नहीं दिया तो आपने जुडिशरी का व्यू लिख दिया, जुडिशरी इंप्लीमेंटेड दिस नोटा, तो कहीं ना कहीं आप याद रह जाए तो अच्छी बात है, देख लिया करो, बार बार रिवाइज कर लिया करो, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब इंडिया देखिए, इंडिया 14वां कंट्री था, 14 कंट्री था जिन्होंने इस नेगेटिव वोटिंग के कंसेप्ट को अपनाया, लेकिन इसमें राइट टू रिजेक्ट नहीं था। राइट टू रिजेक्ट कैसे? मान लीजिए अब टोटल वोट हैं 100, लेकिन अगर 100 में से 51 वोट नोटा के आ गए, इसका मतलब ये नहीं था कि चुनाव रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये उसके बाद भी ऐसा होगा कि 100 में से 51 वोट नोटा आ गए, लेकिन बचे हुए जो 49 वोट हैं, मान लीजिए ए को मिले 20 मिल गए, और बी को मिले 18 मिल गए, सी को मिले 11 मिल गए, तो इस तरह से तो ए जीत जाएगा। सबसे ज़्यादा नोटा को मिले 51 100 में से, लेकिन उसके बाद में ए बी सी को मिले ए को 20, तो ए की जीत हो जाएगी उस कंस्टिट्यूएंसी से। लेकिन इसका मतलब ये हो कि राइट टू रिजेक्ट नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिले तो भी वो है, वहाँ से कोई ना कोई चुना जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होंगे। समझ गए? अब देखिए 3 साल हो चुके हैं इस नोटा को आए, 3 साल हो चुके हैं, एक लोकसभा इलेक्शंस भी हो चुका है और 4 राउंड के असेंबली इलेक्शंस भी हो चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नोटा ने किस प्रकार से परफॉर्म किया और कैसा कैसा हुआ। वैसे देखिए ऊपरी तौर पर अगर हम जानें तो काफ़ी इसने रंग दिखाया, और 2016 के असेंबली इलेक्शंस में काफ़ी लोगों ने चुनाव प्रचार भी किया कि आप नोटा के पक्ष में वोट दीजिए। केरला की अगर बात करें तो काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे प्रचार किया नोटा के पक्ष में। जी हाँ, हैरानी वाली बात यह है कि मतलब इतनी ज़्यादा अपने देश में, क्योंकि देखिए अगर नोटा के खिलाफ पक्ष में प्रचार हो रहा है तो इसका मतलब आप सोच लीजिए कि कई जगहों पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग करने वाली है। तमिलनाडु में देख लीजिए कुछ लोगों ने करप्शन के खिलाफ प्रचार करने के लिए ऐसा कहा कि आप कोई भी जो कैंडिडेट है वो एक प्रकार से उपयुक्त नहीं है, तो आप नोटा के पक्ष में वोट दीजिए। पैटर्न क्या है? अगर देखिए, अगर पूरा एनालाइज करके पैटर्न को हम एक प्रकार से स्क्रूटनाइज करें तो हम यह पाते हैं कि
आमतौर पे जो एवरेज 2.02% वोट नोटा को मिलते हैं, 2.02%। हालांकि इसमें काफ़ी अभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इंट्रिकेशंस हैं, यानी जटिलताएं हैं, उसको हम परखेंगे अभी। तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि जो भारतीय जो मतदाता हैं, इंडियन वोटर्स जो हैं, वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं पूरी डेमोक्रेसी की प्रोसेस से और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के प्रति, जो कहीं ना कहीं स्टीक नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि देखिए, सिर्फ 2.02%, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बाकी जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से, तभी वो वोट दे रहे हैं। वो इस पारी जो सारी संतुष्ट हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वो इस पूरी चीज़ों से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं होते तो ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता, 10 होता, 15 होता, सिर्फ 2 है। इसका मतलब जो सनक है भारतीय मतदाताओं की, यानी भारतीय मतदाताओं की जो फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दर्शाई गई है। तो अब इसका वो करते हैं, कितने कितने परसेंटेज मिले। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटा देखिए, बात करें तो 2013 के असेंबली इलेक्शंस की, तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, यहाँ इलेक्शंस हुए थे, दिल्ली में भी। तो इन राज्यों में देखिए नोटा को 1.85% वोट मिले, और जबकि 2014 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए 8 राज्यों में, हरियाणा, झारखंड, ये सब जो हैं, वहाँ पे 0.95% वोट मिले नोटा को। उसके बाद में जो दिल्ली और बिहार में इलेक्शंस हुए, उसमें 2.02% मिले, 2015 में इलेक्शंस हुए थे। अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट आती हैं। अब देखिए, दिल्ली में सिर्फ 0.40% ने वोट दिया नोटा को, और बिहार ने दिया 2.49%। अब इंपॉर्टेंट आता क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब इसमें देखिए, जब ये नोटा में हम ये सारा डेटा एनालाइज करते हैं, तो अब देखिए 261 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिसमें हार और जीत का अंतर, मान लीजिए ए और बी है, और इनको ए को मिले मान लीजिए 20 वोट और बी को मिले मान लीजिए 15 वोट, तो 5 वोट का इनमें डिफरेंस है। तो 261 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां पे ए और बी, मान लीजिए हार और जीत का जो अंतर था वो कम था जितने वोट नोटा को मिले। यानी नोटा को मिले यहां पे 10 वोट, यानी हार और जीत का अंतर था वो काफी कम था जितने वोट नोटा को मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नोटा नहीं होता तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है कि जो हार और जीत डिसाइड हुई है वो उसका रुख कुछ और भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि देखिए, अब सिर्फ मान लीजिए 5 वोट का डिफरेंस है, 5 वोट से ज़्यादा तो लोगों ने नोटा को ही दे दिया, नहीं 10 वोट दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो कुल मिला के अगर 10 नोट ए या बी में से जाते तो हार और जीत का अंतर बढ़ सकता था ना। ऐसा भी तो हो सकता था, अगर मान लीजिए ए जीता है तो वो 10 नोट नोटा के पास में चले गए, तो ऐसा हो सकता था कि 10 के 10 मान लीजिए बी के पास चले जाते, तो इनके 25 हो जाते। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहने का मतलब ये तो साफ साफ है ना कि 261 कंस्टिट्यूएंसीज और लोकसभा की 24 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिसमें नोटा ने मतदान के रिजल्ट को प्रभावित किया। इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता। अब कुछ और अर्ली पॉइंटर्स देखें तो देखिए, एक बात निकल के सामने आती है कि जो नोटा है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज में जो सीट जो होती हैं, आरक्षित होती हैं SC STs के लिए, वहां पे जो नोटा की परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा है। एक प्रकार से ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि देखिए, आमतौर पे जो प्रिजुडाइस होता है SC और ST के प्रति, मतलब लोग नोटा को वोट देते हैं, लोग SC और ST को वोट नहीं देना चाहते। इससे अच्छा लोगों को लगता है कि हम नोटा को वोट दे देते हैं। इसीलिए जो SC या ST के लिए जो सीट्स आरक्षित होती है, वहाँ पे नोटा का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अगर दूसरा एक पॉइंट माने, दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे नक्सलवाद काफ़ी है, आप झारखंड ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, यहाँ पे जो नोटा की परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा है। कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, झारग्राम, कल्याण, रूरल और जो छतरा, ये सब बस मतलब पढ़िएगा भी मत इनको, तो एग्जाम्पल्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मार्क नहीं कर रखा। उसके बाद में देखिए कुछ लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज, बस्तर, नीलगिरी और ये सब। और अब देखिए ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अगर नोटा का परसेंटेज बढ़ता है, उनका तो जो है डिसइंटरेस्ट, यानी जो एक प्रकार से इनडिफरेंट रवैया है, वो स्टेट के खिलाफ में है। वो तो किसी प्रकार की भागीदारी चाहती ही नहीं, और वो नोटा को वोट देके एक तरह से अपना प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं। ओनली मीन टू वोट फॉर देम इज टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट, इवन दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट आवर स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री। उसके बाद में ये आता है कि देखिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट फाइट थी, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जहां जहां डायरेक्ट फाइट थी, वहां पे भी नोटा का जो परसेंटेज है काफी ज्यादा। ये तीसरा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ लोग जो हैं फ्रस्ट्रेटेड है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद द मेन स्ट्रीम पार्टीज लाइक द बीजेपी एंड द कांग्रेस। दे वांट अल्टरनेटिव, दैट्स व्हाई दे वोट टू द नोटा टू प्रोटेस्ट, टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। सो दे वांट अल्टरनेटिव। इस तरह का तीसरा पॉइंट है। एक तरह से अल्टरनेटिव वो चाहते हैं, और मेन स्ट्रीम पार्टियों के विरोध में, उनके विरोध में जो उनकी नाराजगी है वो काफी ज्यादा है।
तो अब वे फॉरवर्ड क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए, ये तो अर्ली ट्रेंड है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर अभी किए जाने की आवश्यकता है। और स्मॉल, अभी कुछ लोग हमारे भारतीय मतदाता ऐसे हैं जो एक प्रकार से इसको प्रोटेस्ट का इंस्ट्रूमेंट समझने लगे हैं नोटा को, और आने वाले दिनों में ये चीज़ और ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ जाएगी, क्योंकि राइट टू रिजेक्ट भी अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। और मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है कि नोटा के प्लेस में राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। यानी राइट टू रिजेक्ट क्या होता है? अगर नोटा के जो वोट हैं सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 100 में से मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो नोटा के आए हैं, तो दोबारा से इलेक्शन होगा उस कंस्टिट्यूंसी पे। तो इस प्रकार की जो प्रथा है वो भी एक्सप्लोर की जा रही है, और पिटीशन अभी पेंडिंग है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल है WTO से रिलेटेड और सोलर डिस्प्यूट से रिलेटेड। इसको यहां से डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन चलाया, और उसको पूरा करने के लिए 20 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी थी हमें इससे में पूरा करनी थी। हालांकि अब तो वो चेंज हो चुका है, अभी वो आंकड़ा बदल के हमने 100 गीगावाट रख दिया था। लेकिन जब ये आया था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो था, उसमें हमने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात कही। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट कैसे? जो भी सोलर इक्विपमेंट्स होते हैं ये, तो उसमें जो वो बनाए जाएं, हमारे देश में अंदर में जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी सहायता से वो बनाए जाएं, ऐसी कंडीशन हमने रख दी। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि देखिए, क्योंकि हमारी सोलर इंडस्ट्री है वो प्रमोट होनी चाहिए, और हमें ये सब करना सस्ती पड़ती है, और काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे। इस वजह से हमने ये कंडीशन रखी कि जो सोलर इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं उसमें डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ होना चाहिए। ये बात US को पसंद नहीं आई। क्योंकि US काफ़ी एक्सपोर्ट करता था सोलर इक्विपमेंट्स, सोलर पैनल्स काफ़ी एक्सपोर्ट करता था इंडिया को। इसलिए हमने बाद में ये रखा कि जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो इससे US की कंपनीज को नुकसान होना स्टार्ट कर दिया, और उनका जो एक्सपोर्ट है इंडिया में काफ़ी कम हो गया इंडिया की इस कंडीशन के बाद में। तो अब US इस केस को लेके गया WTO के अंदर में। US ने इस केस को लेके गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक रूल है नेशनल ट्रीटमेंट का, कि आप दूसरे देश की कंपनियों के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते और नेशनल ट्रीटमेंट दोगे। यानी आपकी जो अपनी कंपनीज हैं उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वही ट्रीटमेंट आपको बाहर की कंपनीज को देनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने 50% डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशन रखी हमारे देश के अंदर में, तो यह कंडीशन US के साथ भी होनी, US की कंपनी के साथ में होनी चाहिए थी, ऐसा मतलब ये US ने कहा। तो वो WTO के अंदर में गए। अब देखिए बात ये आती है कि उसके बाद में हमने भी काउंटर केस कर दिया। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लोकल भारत में पुलिस में क्या होता है, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ में केस कर देती है तो दूसरी पार्टी सोचती है कि अरे हमारे खिलाफ में केस कर दिया, तो वो भी काउंटर FIR लॉज कर देते हैं पुलिस के पास में दूसरी पार्टी के खिलाफ में। वही हुआ यहाँ पे सोलर डिस्प्यूट के केस में। हमें लगा, इंडिया को ऐसा लगा कि देखिए, ऐसा इन्होंने आर्टिकल में लिखा है, बाकी और भी कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसकी। तो आर्टिकल लिखने वाले ये कहते हैं कि देखिए, इंडिया को ऐसा लगा कि मान लीजिए US तो केस जीत गया है अब सोलर, क्योंकि 2016 में इसका रिजल्ट आया था और US उस केस को जीत गया था। तो इंडिया को ऐसा लगा कि देखिए, मान लीजिए अब US तो केस को जीत गया है, तो हम भी अगर दोबारा से एक प्रकार से डिस्प्यूट फाइल कर देते हैं US के खिलाफ में केस कर देते हैं WTO में, तो कल को कोई समझौता होता है तो कम से कम इंडिया को लिवरेज मिलेगा। तो इसलिए इंडिया ने भी US के खिलाफ में केस कर दिया, और इंडिया ने कहा कि आप, US में 50 स्टेट्स हैं, और इंडिया ने कहा कि आपके जो 8 स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया और दूसरे जो इनके हैं मिचिगन और ये सारे वाशिंगटन वगैरह, इंडिया ने कहा कि आपके 50 में से 8 देश ऐसे हैं जो सब्सिडीज देते हैं सोलर पैनल्स के लिए, इसलिए आप सब्सिडी से आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, इसीलिए वो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर, और इंडिया में वो सस्ते आते हैं, इसलिए आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वो सब्सिडीज देना बंद कीजिए जो आपके 8 स्टेट्स में, 8 राज्यों में जो सब्सिडी आप देते हो सोलर पैनल्स के लिए। ऐसा इंडिया ने केस कर दिया। अब बात यह आती है कि देखिए, वही बात, इंडिया ने वो केस लूज कर दिया था, 2016 की ये बात है, और इंडिया US को कहता है कि सेम बात कि सेटलमेंट हो जाएगी, इसलिए इंडिया ने भी काउंटर केस कर दिया। और बात ये थी जो हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया ने जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशन रखी वो 20 गीगावाट जो हमें टारगेट पूरा करना था, अब ये बढ़ा दिया गया है, अब 100 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक। ये हमने डिस्कस भी किया था। नेशनल ट्रीटमेंट की बात है, US ने इसलिए केस किया क्योंकि नेशनल ट्रीटमेंट वो चाहते थे, उनकी कंपनी का नेशनल ट्रीटमेंट हो हमारे भारत देश के अंदर में। और अब देखिए, इंडिया ने काफ़ी कम कर दिया, हालांकि केस हारने के बाद में जो इंडिया ने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की कंडीशन थी उसको काफ़ी कम कर दिया है। पहले 50% जो डोमेस्टिक कंटेंट यूज होना चाहिए था हमारे सोलर इक्विपमेंट्स में, सोलर पैनल्स में, लेकिन आज इंडिया ने वो कंडीशन घटा के काफ़ी कम कर दिया, इसको 5% तक कर दिया है। फिर भी US जो है वो इससे
अभी संतुष्ट नहीं है। और अभी इस पे काफ़ी बातचीत हो चुकी है, काफ़ी एक प्रकार से रेजोल्यूशन लाने की कोशिश हो चुकी है, एश्योरेंसेस दिए गए हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को। और हमने यह बात भी कही यूएस को कि देखिए पब्लिक सेक्टर सिर्फ मैंडेट करेगा और बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप डोमेस्टिक कंटेंट रखिए अपने सोलर पैनल्स में या सोलर इक्विपमेंट्स में, लेकिन सिर्फ जो पीएसयूज में सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं उसमें हम ये कंडीशन जरूर रखेंगे कि डोमेस्टिक कंटेंट होना चाहिए 50% या फिर जो भी परसेंटेज की बात होगी। अब देखिए एक और जो बात सामने आती है कि डब्ल्यूटीओ के एक अंदर एक रूल है, अगर कोई पार्टी केस हार भी जाती है, मान लीजिए इंडिया केस हार गया जो यूएस ने फाइल किया था इंडिया के खिलाफ में डब्ल्यूटीओ के अंदर में, अब जो जिस पार्टी ने शिकायत करी थी यानी यूएस ने शिकायत करी थी वो हारी हुई पार्टी को यानी इंडिया को 15 महीनों का टाइम दे सकता है कि 15 महीनों के अंदर अंदर जो केस आप हारे हो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अब देखिए अगर यूएस 15 महीनों का हमें टाइम देता है, क्योंकि हम हार गए हैं केस अब यूएस से रिलेटेड जो था, 15 महीनों के अंदर अंदर तो हम ये पूरा ही कर देंगे, जो JNNSM है इसको तो हम पूरा ही कर देंगे, क्योंकि 20 गीगावाट की बात थी, 10 गीगावाट तो हो चुका है और हमें 20 करना है इसके अंदर में, इस मिशन के अंदर में, तो 10 गीगावाट तो हम 15 महीनों में पूरा कर देंगे। तो हम अब यूएस से इसलिए नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप हमें 15 महीनों का टाइम दीजिए, इसलिए 20 गीगावाट ताकि हम पूरा कर सकें तब तक। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, उसके बाद में काफ़ी तरह की बातचीत हुई, हमने केस कर दिया और अब ट्रंप चुन के आ गए हैं। तो ट्रंप ने भी अपनी तरह की आपको पता है कि जब भी कोई नई सत्ता चुन के आती है तो उसके साथ में नए सिरे से नेगोशिएशंस होती हैं। तो एक प्रकार से इंडिया ने कहा कि हम केस वापस ले लेंगे, इसको नेगोशिएशंस होनी चाहिए, इसको बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। तो अमेरिका ने भी कहा कि ठीक है बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। तो हालांकि देखिए अब ये कहते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब केस आगे भी बढ़ सकते हैं और ना भी जा सकते हैं, ये तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाने की वो बात कहते हैं, उससे चांस अच्छे खासे हैं कि इस केस को लेके जो इंडिया ने केस फाइल किए हैं यूएस के खिलाफ में, उसको लेके भी एक पैनल इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसको लेके आर्ग्यूमेंट्स होंगे डब्ल्यूटीओ में, यानी इंडिया भी केस फाइल करेगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी है क्योंकि अमेरिका का यानी यूएस का जो रुख है वो आने वाले टाइम में वो यानी एक प्रकार से जो है सहयोग पूर्ण नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रंप भी बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट की। लेकिन ये कहते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट इसी में है कि दोनों जो देश हैं वो मिलजुल के इस बात को सेटल करें, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ में केस करना कहीं ना कहीं रिश्तों में ठेस पहुंचाता है और तलखी लाता है, जो कि अभी फिलहाल के नज़रिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। देखिए भारत ने स्टार्टअप्स स्कीम की घोषणा करी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास में पैसा नहीं है लेकिन काफ़ी पोटेंशियल उनके आइडिया हैं, और काफ़ी सारी कंडीशंस भी रखी, जैसे 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए स्टार्टअप और टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या कम होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ऐसे काफ़ी कंडीशंस थी। ऐसे स्टार्टअप्स को जो गवर्नमेंट पैसा देगी ताकि वो फले फूलें और ग्रोथ में एक प्रकार से अपना योगदान दें। और 10,000 करोड़ का अलग से इनके लिए फंड आवंटन हमने किया था, और 10,000 करोड़ का जो हमने फंड्स एलोकेट किए थे इनके लिए। तो अब बात ये आती कि, और ये एक बात प्रीलिम के लिए पूछे, तो 10,000 करोड़ ये फंड यूज होने थे सीडबी के अंदर में, ठीक है। तो अब लेकिन बात ये कहते हैं आर्टिकल के अंदर में कि 10,000 करोड़ का कुछ भी यूज नहीं हुआ, सिर्फ मतलब 500, 700 या 1,000 करोड़ रुपए यूज हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया इस स्कीम का। ये कहते हैं कि देखिए ब्यूरोक्रेसी है वो ग्लेशियर की स्पीड से चलते हैं, जिस स्पीड से ग्लेशियर चलता है उसी स्पीड से हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती है हमारे देश की, और कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता। स्टार्टअप किसको पैसा दिया जाए सरकार फैसला ही नहीं कर पाती। काफ़ी सारी कंडीशंस भी यहाँ पे लगाई थी इस पे कि 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट करना है, 50% है वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स होने चाहिए। तो इस वजह से कोई स्टार्टअप बहुत कम क्वालिफाई कर पाते हैं इस गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी तो ये कहते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल कहता है कि ये सारी स्कीम है ही गलत, कि भारत सरकार है वो पैसा दे ही क्यों। इससे तो ये होगा कि वो स्टार्टअप्स हैं वो सरकार से पैसा लेने के लिए कुछ रिश्वत वगैरह देंगी या फिर कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएंगी, सरकार में लॉयलिस्ट बनेंगी, या सरकार आप कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगी जिससे इंटरफेरेंस है वो काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सरकार का बिजनेस के अंदर में। जबकि 10,000 करोड़ स्टार्टअप्स को देने के बजाय सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना चाहिए, यानी उनको अपना बिजनेस करने में आसानी हो, सुविधा हो, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो बजाय कि आप उनको पैसा दो। अब देखिए LIC जैसी कंपनी है अगर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है तो ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखिए एक बार तो आपको लगेगा अच्छी चीज़ है, क्या होगा, स्टार्टअप्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। एलआईसी में देखिए वो पैसा होता है जो हम कटवाते हैं, हमारी तनख्वाह में कटवाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आने में उसका यूज कर सकते हैं, पेंशन का वो पैसा होता है। अगर उस तरह का पैसा आप रिस्क में इन्वेस्ट करते हो, स्टार्टअप क्योंकि रिस्क ही है ना, रिस्क में इन्वेस्ट करते हो, तो ये कम से कम अच्छा संकेत नहीं है हमारे देश की ऐसी एलआईसी जैसी कंपनीज के लिए और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। तो उसी से रिलेटेड ये 2-3 चीज़ें थी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।